नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी, आप और कांग्रेस पूरी ताकत से जुटी हुई है। बीजेपी अपने गढ़ को बचाने के लिए कल से कारपेट बॉम्बिंग की रणनीति अपना रही है, तो वहीं कांग्रेस अपनी कोई जमीन तलाशने का काम कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सावरकर की चिट्ठी दिखाकर महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक भूचाल ला दिया है। राहुल गांधी के योर ऑबिडेंट सर्वेंट दिखाने पर विवाद हुआ तो बीजेपी ने महात्मा गांधी के लेटर निकाल दिए और पूछा कि अगर योर ऑबिडेंट सर्वेंट लिखना नौकर होने का प्रतीक था तो महात्मा गांधी के पत्र देश को दिखाकर क्या कहेगी कांग्रेस। यानी चुनाव के मौसम में अब आजादी के समय की सियासत शुरू हो गई है। ये देखा आपने, दिख रहा आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूँ। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूँ। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। ये दो अलग इमेजिनेशंस हैं। एक मैंने यहां पे आपको सावरकर जी की चिट्ठी दिखाई, एक वो इमेजिनेशन है, और एक आपने पहले गांधी जी की बात की, वो दूसरा इमेजिनेशन है। तो ये देश में इन दो इमेजिनेशंस की लड़ाई है। ये देखा आपने। राहुल गांधी ने सावरकर को लेकर सवाल उठाए तो बीजेपी ने लगातार पलटवार कर दिया। सवाल ये खड़ा होता है कि आप कभी हिंदू आतंकवाद की बात करते थे, कभी भारत के टुकड़े टुकड़े करने वालों के साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में खड़े नजर आते थे। सावरकर, वीर सावरकर के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हो। ये कांग्रेस की मानसिकता है जो एक परिवार से आगे बढ़कर ना देख पाई है ना देख पाएगी। वो ये शायद जानते नहीं, गुजरात का मॉडल नंबर 1 मॉडल है, गुजरात का मॉडल विकास मॉडल है, और गुजरात की गली गली में एक ही नारा है, भाजपा ने राजमा गुजरात मजामा। वहीं राहुल गांधी के बयान पर हरियाणा बीजेपी के नेता भी आक्रामक नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अनिल विज और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया और कहा कि वीर सावरकर जैसी शख्सियत और देशभक्त युगों युगों में पैदा होते हैं। अगर सावरकर अंग्रेजों से मिले हुए थे तो अंग्रेजों ने उन्हें 50 साल की सजा क्यों दी। अंडमान निकोबार की जिस सेलुलर जेल में वीर सावरकर 10 साल रहे, उसमें राहुल गांधी 10 दिन रह के दिखाते हैं, फिर वो कोई टिप्पणी करें वीर सावरकर पे। वीर सावरकर जैसा देशभक्त युगों युगों में पैदा होता है। उस सेलुलर जेल में एक आदमी सारी जिंदगी दूसरे आदमी की शक्ल नहीं देख सकता। अंग्रेज हुकूमत ने उनको 50 साल का कारावास दिया। अगर वो अंग्रेजों से मिले हुए थे तो क्या वो उनको कारावास देते? मैंने तो कहा कि 10 दिन, वो 10 साल रहे, 10 दिन उस सेंट्रल जेल में रहकर फिर कोई टिप्पणी वीर सावरकर के बारे में कोई करे। नहीं, कौन रोक रहा है? राहुल गांधी हमेशा पैदल चलते रहें, दौड़ते रहें, जनता से मिलते रहें, उनसे उनकी स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, और उनको जो जानकारी नहीं है देश के बारे में वो भी कुछ ना कुछ मिलेगी। तो रिएक्शंस आपने सुन लिए, लेकिन सवाल कई सारे हैं। उन सवालों के इर्द गिर्द आज हमारी बड़ी बहस केंद्रित रहेगी। कुछ अहम सवाल हैं जिन पर हम नजर डालते हैं और उसके बाद करेंगे खास मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत। सवाल नंबर 1, सावरकर के नाम पर सियासत क्यों? क्योंकि इससे पहले भी आपने वीर सावरकर को लेकर सियासत होते हुए इस देश के अंदर खूब देखी होगी, और अब एक बार फिर से राहुल गांधी के बयान ने सावरकर के नाम पर रिएक्शंस ला दिए हैं।
चुनाव में राहुल गांधी को क्यों याद आए सावरकर? क्यों अभी जब गुजरात और हिमाचल का जिक्र लगातार कांग्रेस और बीजेपी के नेता कर रहे हैं अपने अपनी जीत को लेकर, तो क्यों चुनाव के वक्त ही सावरकर राहुल गांधी को याद आए हैं? गुजरात चुनाव से पहले बयानबाजी के आखिर क्या मायने हैं? आज इन खास सवालों पर हमारी चर्चा रहेगी। कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय कराएं। बीजेपी से प्रवक्ता वंदना पोपली हैं। वंदना पोपली जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। साथ ही कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता रविंद्र ढुल है। रविंद्र ढुल जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। संघ विचारक हैं शैलेंद्र दुबे। शैलेंद्र दुबे जी, आपका स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं प्रेम कुमार जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत कांग्रेस प्रवक्ता के साथ ही आज हम करेंगे। रविंद्र ढुल साहब, चुनाव के वक्त एक बार फिर से वीर सावरकर को लेकर राहुल गांधी ने बयान दिया और देश की सियासत में उबाल ला दिया है। आखिर क्यों एक बार फिर से राहुल गांधी ने सावरकर का जिक्र किया है? क्योंकि अब बीजेपी के पलटवार राहुल गांधी पर शुरू हो गए हैं। ढुल साहब, देखिए, जहां तक बात राहुल जी के बयान का परिप्रेक्ष्य है, उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा वो कर रहे हैं, तो भारत छोड़ो जो आंदोलन था उसके विरोधी थे सावरकर जी, तो उनके एक प्रकार से जो है उस समय पर जो स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन हुआ उसका जो उन्होंने जो विरोध किया आंदोलन का लगातार, उसको पॉइंट आउट करके उन्होंने अपनी यात्रा के अंदर इसको एक क्लियर दिया है। इसका चुनाव या चुनाव के सीजन से कोई लेना देना किसी प्रकार का नहीं है, और ना ही आज वो चुनाव प्रचार में थे। दूसरी जो चीज है, जो उन्होंने फैक्ट कहे हैं, यदि आप कहेंगे तो फैक्ट को सपोर्ट करने के लिए मैं बहुत सारे फैक्ट दे भी सकता हूँ, लेकिन इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, पहले मैं आपको बता दूं क्लियर। और दूसरी चीज, सावरकर जी किसी भी कीमत पर कभी भी किसी भी जगह पर स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थक नहीं रहे। उन्होंने जब भी किया, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध किया। 12 साल उन्होंने जेल काटी, जैसे 50 साल की बात कर रहे थे, 50 में से 12 साल जेल काटी। उसके बाद में जब मर्सी मिल करके उनको बाहर निकाला गया जेल से, तो वो भी इस कंडीशन में निकाला गया कि आप राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहेंगे। जेल से बाहर निकलने से पहले 8 बार लगातार अंग्रेजों से माफी मांगने के लिए मर्सी एक प्ली देना, और बाहर निकलने के बाद में 1927 में पहली बार भारत के अंदर द्विराष्ट्रीय एक प्रकार से जो है एक देना कि भी हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र दोनों अलग होने चाहिए। सिंध असेंबली ने तो 1943 के अंदर कहा था कि भाई दोनों हरियाणा दो हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र बनाए जाए, ये सिंध असेंबली ने 1943 में रेजोल्यूशन दिया था। सावरकर जी के अंडर हिंदू महासभा ने 1927 में दिया था रेजोल्यूशन। भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, और लगातार यहाँ तक कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जो आजाद हिंदू फौज थी, जब वो जो है भारत के अंदर बंगाल की तरफ बढ़ रही थी, उस समय पर भी सावरकर जी ने कहा कि बंगाल के अंदर कि भाई आप जो है उस ब्रिटिश सेना के अंदर शामिल होइए और उसका विरोध कीजिए। तो एक रेफरेंस नहीं है मेरे पास में, रेफरेंसेस की कोई कमी नहीं है, तो उसको उसकी हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में ही डिस्कस करना चाहिए जिस कंटेक्स्ट में उन्होंने कहा है। चलिए, अब वंदना जी से थोड़ा समझ लेते हैं कि क्यों इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में वो लोग ले रहे हैं, बीजेपी के नेता। वंदना जी, अब बताइए, राहुल गांधी किसी और संदर्भ में बात कर रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं कि साहब चुनाव है गुजरात में, हिमाचल में, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा किसी और प्रदेश में निकाल रहे हैं, बयानबाजी वीर सावरकर को लेकर कर रहे हैं। लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि ऐसा क्यों राहुल गांधी ने किया होगा? इससे पहले भी बयान वीर सावरकर को लेकर दे चुके हैं, एक बार फिर से क्यों उन्होंने ये मुद्दा उठाया है? देखिए, बड़ा गंभीर प्रश्न है ये। मैं इसको 2 तरीके से देखती हूँ। सबसे पहले राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो तथा कथित भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं, और उस समय इस प्रश्न को उठाना मुझे लगता है अपने आप में एक प्रश्न। वो कहते हैं कि वीर सावरकर ने माफी मांगकर देश के नेताओं को धोखा दिया था। यहाँ पर ये प्रश्न उठाने का कारण क्या है? इस समय जब वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर सद्भाव की बात कर रहा हूँ, मैं प्रेम की बात कर रहा हूँ, मैं भारत जोड़ने की बात कर रहा हूँ, तो उस समय उन्होंने ये प्रश्न क्यों उठाया, ये जानना जरूरी है। ये दूसरी पीसी है। कर्नाटका में भी पहली पीसी की तो उन्होंने कहा कि मैं आरएसएस की विचारधारा से खिलाफ हूँ। आज उन्होंने ये स्टेटमेंट कही है, तो ये जहर बोलने का काम जो किया है उन्होंने, मुझे लगता है ये प्रश्न चिन्ह अपने आप खड़ा करता है राहुल गांधी पर कि स्थिति में क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता थी। और मैं ये भी मानती हूँ कि इस समय कांग्रेस के किसी भी नेता
और प्रवक्ता को कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है वो ये बोल सके कि भारत जोड़ो यात्रा जो है महंगाई को लेकर है, रोजगार को लेकर है या अर्थव्यवस्था को लेकर है। मुझे लगता है कि जितना ये शोर मचाते थे कि भारत जोड़ो यात्रा कहीं ना कहीं प्रेम, सद्भाव और भारत को जोड़ने को लेकर है, असली चेहरा सामने आ गया। वो जो जहर बोलने का काम किया जा रहा है वो सामने आ चुका है। जहां तक दूसरी बात यहाँ पर है कि अगर ये कहते हैं कि वीर सावरकर जो है वो वीर नहीं थे, उन्होंने माफी मांगी थी, तो मुझे लगता है राहुल गांधी इतने समझदार तो नहीं है कि अपनी दादी से भी समझदार, या बाकी जितने भी कांग्रेस के पहले लीडर्स हुए हैं उनसे अगर वो समझदार हैं तो मैं बड़ी हैरान होती। हालांकि ये बात अलग है कि उनको आटा लीटर मीटर में भी नहीं पता होता। महात्मा गांधी जी के वर्ड्स में यहाँ पर कोट करना चाहूंगी। महात्मा गांधी जी ने ये कहा था 26 मई 1920 में यंग इंडिया में, उन्होंने सावरकर मेरी नजर में एक चतुर, देशभक्त, बहादुर व्यक्ति हैं। दूसरी बात मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी इंदिरा गांधी जी का। इंदिरा गांधी जी ने एक डाक टिकट निकाली थी। डाक टिकट सबके नाम पे नहीं निकाली जाती, इस चीज को आप मानते होंगे। डाक टिकट निकाली थी वीर सावरकर के नाम पर, और उन्होंने मई 20 1980 में ये कहा था कि वीर सावरकर को स्वतंत्रता आंदोलन का आधार स्तंभ और भारत में सदा सदा याद रखने वाला सपूत कहा था उन्होंने। नरसिम्हा राव जो हमारे पहले पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि सावरकर एक प्रखर राष्ट्रवादी थे। कम से कम ऐसी 100 स्टेटमेंट हमारे जितने भी पहले लीडर्स हैं उनकी मैं यहाँ पर दिखा सकती हूँ। लेकिन इस तरह की बात कहना कि उन्होंने माफी मांगी थी, उन्होंने जो यहाँ पर स्टेटमेंट दी, उन्होंने जो यहाँ पर एक वर्ड कहा कि मैं अंग्रेजों का जो नौकर बन के रहूंगा, मुझे लगता है बहुत क्लियर तक उस समय की ये जो एक प्रिस्क्राइब्ड स्टेटमेंट चला करती थी, जो महात्मा गांधी जी ने भी एक बार लिखी थी। उस समय का समय अलग था, वहां पे प्रिस्क्राइब्ड स्टेटमेंट थी, इस तरह से लिखा जाता था। महात्मा गांधी भी अपने लेटर्स के नीचे लिखते थे क्योंकि हम आजाद नहीं थे उस समय। और वो जब उस समय महात्मा गांधी भी लिख सकते हैं और यहाँ पर वीर सावरकर का यहाँ पर प्रचार करना, ये नफरत की राजनीति दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे दिखाता है कि चुनावों से डर रहे हैं। और एक चीज और मैं मानती हूँ, ये कहते हैं ना कि हमारी बहुत भीड़ आ रही है भारत जोड़ो यात्रा में, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, लग रहा है कि लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो एक तरीका है, चलो कोई बात नहीं, एक बीच में पंच निकाल दिया जाए, एक ऐसी बात कह दी जाए तो क्या पता शायद लोग जुड़ने लग जाए। और ठीक है, अभी तक नहीं दिखा रहा डुल साहब जवाब इसका देना चाह रहे हैं। वंदना जी, मैं चाहूंगा रविंद्र डुल जी आप बहुत संक्षेप में एक उत्तर अपना रखिए, उसके बाद में शैलेंद्र दुबे जी आपके पास आ रहा हूँ, फिर प्रेम जी आपके पास में आ रहा हूँ। डुल साहब बहुत संक्षेप में। बिल्कुल, नफरत की राजनीति के ऊपर सावरकर जी को ही कोट करूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन जिस समय प्रारंभ हुआ तो वीर सावरकर जी का बिल्कुल स्पष्ट तौर पर अपने समर्थकों को संदेश भी था, ये हिस्टोरिकली कोटेड भी है कि भाई आप जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का काम ना करें। आप इस समय पर मुस्लिम वंदना जी कह रही हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं ने ही उनकी तारीफ की और कहा कि ऐसे व्यक्तियों को याद किया जाएगा। अब और जब राहुल गांधी जब लेटर वीर सावरकर के दिखा रहे थे तो बीजेपी देखिए महात्मा गांधी के लेटर लेकर कूद पड़ी है और आप लोगों के ऊपर पलटवार किया जा रहा है। सुनिए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर सबसे ऑथेंटिक हिस्टोरिकल जो पुस्तक है सावरकर जी की लिखी हुई है, मैं बचपन से पढ़ता आया हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने उनको पढ़ा नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूँ, किसी चीज को ऐतिहासिक तौर पर जब कोट करते हैं उसको जो है उसका रेफरेंस हिस्टोरिकल ही होना चाहिए। भाई नफरत की राजनीति प्रारंभ होती है जब आप जो है वहां पर ये कहते हो कि अंग्रेजों को खिलाफ लड़ने की जगह आप मुस्लिम के साथ लड़िए। नफरत की राजनीति तब पैदा होती है जब महात्मा गांधी हत्याकांड के बाद में सावरकर जी के ऊपर भी बाकायदा शक जताया जाता है और वो कमीशन जो इंक्वायरी करता है, जुडिशियल कमीशन, वहां पर बाकायदा लिख करके देते हैं कि हमें छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं रहूंगा। और जुडिशियल कमीशन बाकायदा उनको छोड़ता है। अरे शुरुआत से आप लगातार राजनीतिक स्टेटमेंट देते आ रहे हैं कि मुझे राजनीति नहीं करनी है। ठीक है, चलिए मैं लौटूंगा आप दोनों के पास, मैं लौटूंगा। वंदना जी आऊंगा, अभी दो लोग हैं, एक एक कमेंट ले लूं, उसके बाद में आप ही के पास आ रहा हूं। को पैदा करने वाले कोई और नहीं थे, ठीक है। चलिए शैलेंद्र दुबे जी, कहीं और से नहीं हुई। शैलेंद्र दुबे जी, वीर सावरकर पत्र लिखते हैं और कहते हैं जेल में यात्राओं से बचने के लिए माफी मांगते हैं, ये राहुल गांधी ने कहा। और अभी देखिए डोल साहब भी वही बातों का जिक्र कर रहे हैं, यानी कि दोहरा रहे हैं उनकी बातों को। लेकिन मकसद क्या है राहुल गांधी का अभी सावरकर का मुद्दा इस वक्त उठाने का? देखिए कहीं ना कहीं पराग जी, राहुल गांधी का इस तरह का जो प्रयास है बड़ा ही हास्यास्पद
और इसमें बहुत अधिक गंभीरता का अभाव आपको देखने को मिलेगा जी। जिस तरह से पूर्व में भाई कांग्रेस के जितने भी जो है प्राइम मिनिस्टर्स हुए, उसमें जो सबसे ज्यादा अगर किसी को अप्रिशिएबल या किसी को कमेंडेबल परफॉर्मेंस के लिए ये लोग काउंट करते हैं तो वो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को करते हैं जी। और मैं इंदिरा गांधी के द्वारा जो सावरकर जी के बारे में, देखिए कहना एक अलग बात होती है, वैचारिक तौर पे कोई किसी बात को कहना एक अलग होता है और जब आप किसी कृत्य को करते हैं तो कहने और करने में बहुत फर्क हो जाता है। तो इंदिरा गांधी जी के मैं 3 मूव जो है वो ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहला, उन्होंने डाक टिकट जो जारी कराया जब वो 1970 के अंदर, ठीक है, तो डाक टिकट किसके ऊपर जारी होता है? राष्ट्रद्रोही के ऊपर तो हो नहीं सकता, या ऐसे व्यक्ति के ऊपर तो हो नहीं सकता जो कि स्वतंत्रता संग्राम के विरुद्ध हो। उस समय ऐसी क्या परिस्थिति थी? मान लीजिए एक सरकार जो कि सरकार मतलब एक पार्टी जो सरकार में हो और उसकी मुखिया के द्वारा अगर इस तरह का प्रयास हो तो आप इस बात को सच मानेंगे या फिर जो कुछ चंद बातें हैं जो मतलब जिनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है उसको सच मानेंगे? पहला। दूसरा, उन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट से 11,000 रुपए जो है डोनेट किए सावरकर ट्रस्ट को। तो ये क्या है? कोई कंपल्सन था क्या उनका? कोई दबाव था इंदिरा गांधी जी के ऊपर? नहीं था ना। तीसरा, उन्होंने फिल्म डिवीजन को ऑर्डर किया कि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो आप बनाइए इनके सावरकर, वीर सावरकर जी की लाइफ के ऊपर जो है, द ग्रेट रिवॉल्यूशनरी करके जो है, और जिसको पर्सनली जो है उन्होंने क्लियर किया था 1983 में। तो ये 3 जो तथ्य हैं जो मैंने आपके सामने रखे जो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा जो किया गया। अब उस समय के देखिए होता क्या है कि जब आप पूरी घटनाक्रम को अगर आप आंशिक तौर पर लेना चाहेंगे तो आप कोई भी आप अपना जो है वाक्यांश रख सकते हैं किसी भी, लेकिन आपको होलिस्टिक उसमें अगर देखना चाहिए, ठीक है, तो वीर सावरकर जी जब से पैदा हुए हैं तब से लेकर के और जब से उन्होंने अपनी इच्छा मृत्यु जो है वो ली है। आज राहुल गांधी जी ने कहा, उनके कंपैरिजन की गांधी जी से की और नेहरू जी से और पटेल जी से, ये तीनों लोग भी जो इनके ऊपर भी दबाव था। तो अगर घटनाक्रम अगर जो हम जोड़े तो इन तीनों में से किसी को 50 साल का कारावास तो नहीं सुनाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, या इन तीनों में से किसी को भी जो एक चीज और मैं जिक्र करना चाहूंगा। राहुल गांधी ने जो कोट किया, योर ओबीडिएंट सर्वेंट, क्योंकि अब इसके बाद महात्मा गांधी के लेटर्स को लेकर बीजेपी के नेता आ रहे हैं, तो इस पर भी आप संक्षेप में अपनी बात रखिए। मैं वही कह रहा हूं। मैं देखिए होलिस्टिक तौर पे आपको कॉन्टेक्स्ट को देखने की आवश्यकता है जी। महात्मा गांधी जी से सावरकर का जो है काफी चीजों पर जो एक मैत्रिक थी, मित्रता थी जी। और गांधी जी ने 1920 में उसको रेफरेंस के तौर पे कोट भी किया है। अब है क्या, जो उस वक्त के जो डिजाइनर इतिहासकार हैं देश के अंदर, जो डिजाइनर इतिहासकार है वो वीर सावरकर को इतिहास के अंदर वो स्थान देना ही नहीं चाहते। अगर वो स्थान मिलने लग जाएगा तो उनकी तो दुकानें बंद हो जाएंगी ना। दिक्कत ये है, ठीक है, तो महात्मा गांधी ने कहीं ना कहीं उनको एडवाइस किया कि आप जो है जो माफीनामा उसको इस तरह लिखिए। और आज जो तमाम, मैं ये कहता हूं कि राहुल गांधी मान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है कि चौकीदार चोर है करके जो है स्टेटमेंट देते रैली में और सुप्रीम कोर्ट में जाके जो है माफीनामा लिख देते कि नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा। चल मैं लौटूंगा आपके पास। एक कमेंट पहले प्रेम कुमार जी का, फिर मैं ढोल साहब और वंदना जी आपके पास होगा। प्लीज सर थोड़ा सा रुक जाइए, अभी प्रेम जी के पास में एक बार भी नहीं गया, आप लोगों को बड़ी गंभीरता से वो सुन रहे हैं। प्लीज सर एक सवाल। प्रेम सर कैसे आप देख रहे हैं, आपने रिएक्शन सुने सबके, और इस पूरे मैटर को आप कैसे देख पा रहे हैं जब एक तरफ गुजरात में, हिमाचल में चुनाव है। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं कि मैच तो गुजरात में चल रहा है लेकिन राहुल गांधी मध्य प्रदेश की पिच पर बल्ला भांज रहे हैं। प्रेम कुमार जी। जी देखिए गुप्ता जी, ये जो पूरी बहस है इसको थोड़ा सा इस तरीके से देखें कि राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के हमारे जितने भी पात्र हैं, जितने भी संगठन हैं, कोई सवालों से ऊपर नहीं है। महात्मा गांधी जी पर भी सवाल उठते हैं कि वो चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे। कम्युनिस्टों पर भी सवाल उठते हैं कि जब मित्र राष्ट्र के साथ में सोवियत संघ आता है तभी कम्युनिस्ट स्वतंत्रता आंदोलन में ये शरीक होते हैं अंग्रेजों के साथ में, तब तक उसके अगेंस्ट में नहीं लड़ रहे होते हैं। मैं फिर से इस बात को कहता हूं कि जब मित्र राष्ट्र में आकर के सोवियत संघ आता है तभी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टी का रुख भी जो है वो अंग्रेजों के साथ हो जाता है, अदरवाइज वो उसके खिलाफ लड़ रहे होते। भारत छोड़ो आंदोलन से लेके सब में यही बात देखी गई। इसी तरीके से जो हिंदूवादी संगठन है
उनके ऊपर भी आरोप लगते हैं, सावरकर पर भी लगते हैं, सुभाष चंद्र बोस पर भी लगते हैं कि वो अंग्रेजों से लड़ने के लिए जाके हिटलर से मिल गए, कि मुसोलिनी से मिल गए। यानी कहने का मतलब है कि तमाम तरह की बातें हैं हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में, लेकिन इन सब चीजों को हम डिबेट में नहीं ला सकते और आज हम उस नाम पर लड़ाई राजनीतिक नहीं लड़ सकते। हमें यह देखना चाहिए कि वैचारिक रूप में चलिए सावरकर की जो सोच थी वो कांग्रेस को पसंद नहीं है कि वो एक साथ दो राष्ट्र का जो सिद्धांत था कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, ये थी सावरकर की सोच। तो सावरकर की सोच को तो आजाद हिंदुस्तान में उनके जीते जी हिंदुस्तान की जनता ने खारिज कर दिया। 1966 में उनकी मौत हुई। आज आरएसएस भी उस सोच को खारिज कर रहा है, कह रहा है कि सारे हिंदू मुसलमान सब हिंदुत्व में है, सब का डीएनए एक है। तो सावरकर की सोच को आरएसएस भी खारिज कर रहा है, हिंदुस्तान की जनता भी खारिज कर चुकी है। तो आज हम सावरकर जेल में माफी मांगे कि जेल से में गए क्यों, इन सवालों पर क्यों लड़ते दिख रहे हैं। मुझे ये लगता है कि पूरे इसका राजनीतिक कारण है। क्यों राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा? देखिए, लगातार कांग्रेस के लोगों को शिकायत रही कि राहुल गांधी को कवर नहीं किया जा रहा है, मीडिया ध्यान नहीं दे रही है। और आज आप लीजिए, राहुल गांधी को सुबह से शाम कवर किया जा रहा है। जिस दिन वो सावरकर पर बोल रहे हैं उस दिन पर उनको कवर किया जा रहा है। लेकिन तो रमेश जी तो कह रहे हैं कि इसको राजनीतिक तौर पर ना लिया जाए। तो फिर क्या हम घरेलू मामला समझे इसको? इस विषय को क्या समझे भाई? सावरकर पर जब बोला जाएगा, सावरकर एक सोच का नाम है, आप उनसे सहमत या असहमत हो सकते हैं। मैं भी सहमत नहीं हूं, मैं भी नहीं सहमत हूं सावरकर जी से, लेकिन वो जेल में गए, इस बात को कोई खारिज कर सकता है क्या? वो जेल से माफी मांगे, माफी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी मांगे थे जब वो 12 साल की उम्र में पकड़े गए थे। हमने उनको अपना प्रधानमंत्री बना दिया, तो मांगे थे ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी माफी मांगे थे। लेकिन माफी मांगना, इसको लेकर के हम क्या कहना चाहते हैं आज, ये सबसे बड़ा सवाल है। हम सावरकर का विरोध इसलिए ना करें कि वो स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, स्वतंत्रता सेनानी तो सब लोग थे। हाँ, वैचारिक रूप से हम सहमत नहीं है, ये बात आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत संक्षेप में उत्तर एक रविंद्र जी आपसे मैं ले रहा हूं, उसके बाद वंदना जी सीधा आपके पास आते हुए। रविंद्र जी, बहुत संक्षेप में उत्तर चाहूंगा सर प्रेम कुमार जी की बात का। हाँ, देखिए, दुबे जी का एक सम्मानित दुबे जी का एक झूठ मैं आपको बता दूं। ये बकायदा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो उपज है वो झूठ, कि गांधी जी ने उनको कहा था कि भाई माफी मांगिए, या इस प्रकार से लिखिए। सावरकर जी ने पहली माफी 1911 में मांगी, गांधी जी भारत के अंदर 1915 में आए। ये जो झूठ है ना, ये वो अफ्रीका में थे, सावरकर कभी अफ्रीका गए नहीं। तो ये जो झूठ है ना, इस झूठ का इलाज किसी के पास नहीं है। पहली बात मैं काउंटर करूंगा पराग जी, सुनिए दुबे जी, पूरा सुनिए। और दूसरी जो चीज है, मैं प्रेम कुमार जी से एक जगह पर बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ। जब मैंने शुरुआत में डिबेट करना स्टार्ट किया, मैंने बोला इस बात को कि मैं भी बचपन से उनको पढ़ता और समझता आया हूँ। मैं सहमत भी हो सकता हूँ, असहमत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो भी टिप्पणी की गई है उसको जो है आप चुनाव के परिदृश्य में मत देखिए। उनकी अपनी सोच हो सकती है राहुल जी की। अब उस सोच को अब आप यहाँ पर वो नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर हर जगह पर ये नहीं, इसका डिबेट का विषय ये इसलिए नहीं बनता क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ये पता लग रहा है कि उनकी विचारधारा तो थी इस प्रकार की, इसमें कोई शक थोड़ी ना है। इस देश के अंदर पार्टीशन को की उपज लेने वाले भी सावरकर जी थे, उनसे बाहर कोई था ही नहीं। अब दुबे जी ने कितने आराम से कह दिया कि भाई नेहरू जी कभी जेल गए 3259 3259 3259, मतलब लगभग पूरे 10 साल नेहरू जी ने जेल काटी। सर अनिल विज कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी 10 दिन जेल में रह के देखे, वो 50 साल रहे थे। मैं कहता 50 साल थोड़ी ना, 12 साल रहे थे। किसने कहा है 50 साल रहे थे? मैं यही समझ नहीं पा रहा हूँ कि 50 साल जेल में रहे कब थे सावरकर जी। कह रहे हैं कि देशभक्तों का अपमान क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी देशभक्तों का अपमान क्यों कर रहे हैं? 50 साल की उनको जेल हुई थी, 50 साल की, और 12 साल के बाद उनको छोड़ दिया गया। और 1927 में उनको छोड़ने के बाद में द्विराष्ट्रीय थ्योरी का जन्म हुआ, हिंदू महासभा लेकर के आई। और 1943 में हिंदू महासभा की पॉलिटिकल पार्टनर मुस्लिम लीग, जिनके साथ मिलकर के इन्होंने बंगाल के अंदर सिंध के अंदर सरकार बनाई, वो रेजोल्यूशन लेकर के आई। चलिए मैं बहुत जल्दी से शैलेंद्र जी से कमेंट लूंगा, आपकी बात पर जवाब देना चाह रहा हूं, उसके बाद वंदना जी आपके पास में आ रहा हूं। शैलेंद्र जी बहुत संक्षिप्त में सर।
प्रवीण जी, मैंने ये पहले कभी नहीं कहा है कि उन्होंने पहली माफीनामे में जो है गांधी जी ने उनको जो रेफर किया है। 1920 का जो 6वां माफीनामा है उसमें रेफर किया है, बाकायदा जो है ये डॉक्यूमेंट्री है। तो आप जो है ना आधा, दिक्कत यही है विपक्ष के साथियों की कि आधा सच लेके जो रेफर करके जो माफीनामा कोर्ट हुआ है, आप सत्ता सुनिए आगे, कहने से नहीं और आगे सुनिए, जो आप ये कह रहे हैं कि जो ड्वेल नेशन की जो थ्योरी है, अरे भैया कोई भी क्या नाम आम व्यक्ति, उस समय हिंदू महासभा क्या इतनी पावरफुल थी कि जो आप जो आपकी उसकी सारी बात, तो क्यों नहीं बना दिया भारत को हिंदू राष्ट्र भाई? मतलब बड़ा ये हास्यास्पद है। अगर आप, मैं ये कहूं कि अगर आप हिंदू महासभा इसके लिए जिम्मेदार है देश के विभाजन के लिए, तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। उपज करने वाली, मैंने ये नहीं कहा जिम्मेदार है। चलिए ठीक है, हमें हम सबको पता है दिक्कत यही है, आप सुविधा के अनुसार जो है चीजों का चुनाव करते हैं, दिक्कत यही है। और मैंने ये कहा है कि नेहरू जी को जेल जो है, सेलुलर जेल कभी नहीं जाना पड़ा नेहरू जी को, गांधी जी को कभी नहीं जाना पड़ा वहां पे जो है, पटेल जी को कभी नहीं जाना पड़ा। इम्प्रिजनमेंट नहीं थी। अब दूसरी चीज एक चलिए ठीक है, अब मैं लौटूंगा आप लोगों के पास। वंदना जी इंतजार करें बहुत देर से, अपनी बात रखना चाह रही। तो वंदना जी बोलिए आप, बहुत संक्षेप में चाहूंगा, चूंकि बहुत सारी बातें अभी, चूंकि जो आपने सवाल ढुल साहब पर उठाए वो सवाल आप लोगों के नेताओं पर उठा रहे हैं, आपके नेताओं पर उठा रहे हैं। जी देखिए, सबसे पहले पराग जी, एक दो जो स्टेटमेंट दिए रविंद्र ढुल जी, उनको मैं बिल्कुल खारिज करती हूँ और उसका मैं प्रॉपर आपको डेटा के साथ में जवाब दूंगी। सबसे पहले इन्होंने बोला कि हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र की जो थ्योरी अलग है, दो राष्ट्र की थ्योरी की बात है, वो ये बता रहे वीर सावरकर जी ने दी थी। मुझे लगता है आपको चेक कर लेना चाहिए इतिहास, 1867 में सैयद अहमद खान ने दी थी, इसको चेक करिएगा प्लीज। आप इतने कॉम्पिटेंट, मुझे पता है उसका भी। 1867 में सैयद अहमद खान ने ये थ्योरी दी थी और उसके बाद और भी बाद में इसमें चर्चा चलती रही थी। दूसरी बात, अभी आपने यहाँ पर कहा कि महात्मा गांधी 1915 में आए थे, तो यहाँ पर सच को छुपाने की कोशिश की जा रही है। 1919 और 1920 के बीच का जो टाइम था, उस टाइम पीरियड में जो उनके भाई थे नारायण सावरकर, वो महात्मा गांधी जी के पास गए थे और गांधी जी ने उनको कहा कि राजनीतिक बंदी के रूप में आप लेटर लिखिए और फिर उसके बाद आप उसको अपने छोड़ने की अपील करिए। लेकिन अभी आपने यहाँ पर एक बात और करी कि जो मर्सी अपील की गई, बाहर निकाला गया, तो एक स्टेटमेंट और भी मैं आपको बताना चाहूंगी। नेहरू जी की अपनी बुक है, आत्मकथा है, उसमें उन्होंने कोट किया, जब पंजाब में वो अरेस्ट हुए थे 1929 में, तब उसमें से 4 लोग गए थे अंदर बाकी नेताओं के साथ, वो एक साथ 4 लोग थे। वो अपनी बुक के अंदर लिखते हैं नेहरू जी, आप चेक कर लीजिएगा। उन्होंने कहा हम 4 थे, लेकिन मेरे पिताजी ने, मोतीलाल नेहरू जी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए मुझे बाहर निकाला। हम 3 बाहर आए, लेकिन चौथे का मुझे आज तक पता नहीं चला, क्योंकि उसके पीछे कोई ताकतवर मित्र नहीं था, उसके पीछे कोई ताकतवर मित्र नहीं था। जेल के अंदर जाने के बाद मर्सी से कैसे बाहर आया जाता है, ये तरीका होता है। और एक बात और भी कहना चाहूंगी, राहुल गांधी जी का हो सकता है लग रहा होगा कि आप इंदिरा गांधी जी को आप एक बार साइड में कर देंगे, हो सकता है आपको बाकी लीडर्स, महात्मा गांधी का भी आपको स्टेटमेंट शायद नहीं समझ आया हो। भगत सिंह जब जेल में थे, वो 2 साल तक जब तक जेल में रहे थे, तो वो क्या करते थे, अपनी डायरी में कुछ किताबों के अंश लिख लिया करते थे। टोटल 7 भारतीय लेखक ऐसे थे जिनके उन्होंने किताबों के अंश लिखे, जिसमें से एक वीर सावरकर थे, जिनकी बुक के उन्होंने 6 अंश अपनी डायरी में लिखे। और वो अंश अगर आप पढ़ेंगे तो मुझे लगता है आपके नेत्र तो अपने आप ही खुल जाएंगे। तो मुझे लगता है इस चीज को समझना चाहिए। एक बात और यहाँ पर मैं करना चाहूंगी, यहाँ पर आप कह रहे हैं ना कि हाँ वीर सावरकर ने माफी मांग ली और अपनी आप पीठ थपथपाते हैं, शहीदों के नाम पर आप राजनीति करते हैं। काकोरी कांड हुआ था, काकोरी कांड में सरकार का वकील कौन था मालूम है आपको? सरकार के वकील थे जगत नारायण मुल्ला। कौन थे वो? कांग्रेस के सीनियर लीडर। जब कांग्रेस का लखनऊ में 1916 में सेशन हुआ था, तो उस समय उस अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष थे और वो किसके अगेंस्ट लड़ रहे थे? पैसा लेकर, सरकार से, अंग्रेज सरकार से पैसा लेकर ये कह रहे थे कि जो हमारे क्रांतिकारी हैं उनको फांसी दी जाए। और आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, जब बहस हो रही थी तो उसमें उनके मुंह से गलती से मुलजिमान का मतलब जिन पर आरोप लगाया है, उसकी जगह मुलाजिम निकल गया था, क्योंकि उर्दू के भी शायर थे। तो उसके जवाब में राम प्रसाद बिस्मिल ने क्या शेर पढ़ा था वो आप सुन लीजिए। मुलाजिम हमको मत कहिए, बड़ा अफसोस होता है, अदालत के अदब से हम यहाँ तशरीफ लाए हैं, पलट देते हैं हम मौजे हवादीस अपनी जुर्रत से कि आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए जाते हैं। मुलाजिम आप हैं अंग्रेज सरकार के, हम नहीं हैं। हम तो यहाँ पर आंधियों को पलट देने का मादा रखते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। तो आपके कांग्रेस के नेता जो अपने
क्रांतिकारियों के अगेंस्ट खड़े हो जाते थे, पैसे लेकर अंग्रेज सरकार से कि इनको फांसी पर दे। और ठीक है, उस कांग्रेस के एक ऐसे लीडर आपकी बात से सहमत नहीं है रविंद्र जी, और बार बार देखिए इशारा कर रहे हैं। वंदना जी, मैं चाहूंगा जवाब ले लेते हैं आप। रविंद्र जी देखिए, आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी ये कह रही है, अगर आप ये कह रहे हैं कि वीर सावरकर ने कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बल्कि अंग्रेजों के साथ मिलकर लड़ो, तो फिर अंग्रेजों ने ही उनको 50 साल की सजा का ऐलान क्यों किया? 50 सुनिए उनको 50 साल की जो सजा मिली थी वो एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या के रूप में, हत्या के कारण मिली थी। और मैं कहता हूं कि जो हत्या की, जिससे शहीद भगत सिंह ने भी उस समय पर अंग्रेजी अधिकारी की हत्या की थी, तो वो उस जगह पर बिल्कुल निश्चित तौर पर स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनका कदम था, जिसके लिए उनका नमन किया जाता है। और मैं भी करता हूं, पहली बात। अब आ जाइए दूसरी बात। इन्होंने बड़ा कन्वीनियंटली, मेरी बहन ने कह दिया कि भाई जगन्नाथ मुल्ला। अब आप ये बताइए कि आपने हमेशा एक प्रोपागेंडा किए थ्योरी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ में कांग्रेस ने ये किया वो किया और वो विरोध करती रही। नेहरू जी ने उनका विरोध किया, एक नकली चिट्ठियां उसको बाकायदा वायरल किया जाता है। आपको पता है कि आजाद हिंद फौज की जो लाल किला वाली ट्रायल हुई थी, उसमें आजाद हिंद फौज को किसने डिफेंड किया था? नेहरू जी ने किया था, जो कि बिल्कुल पूरी तरह से, बेशक से वैचारिक विरोधी हो लेकिन साथ में थे। किसी की वकालत, किसी के पेशे के बारे में बात करेंगे तो आप ये समझेंगे भारत के पहले प्रधानमंत्री ने आजाद हिंद फौज के पक्ष में जो ऐतिहासिक लाल किले की ट्रायल थी उसके अंदर समर्थन की बात करी थी। और ज्यादा चले जाइए, आपको पता है, हमें पता है, हमको पता है कि भी आरएसएस के जो है, जो आपके संस्थापक हैं हेडगेवार जी कांग्रेसमैन थे। बाद में उन्होंने आरएसएस का संस्थापन किया। तो वो वीर सावरकर जी जो है वो 1925 से 27 के बीच में वो लगातार आपस में संपर्क में भी रहे जी। जब भगत सिंह जी की ट्रायल के समय पर केशव हेडगेवार जी के हिस्टोरिकल रिटर्न रेफरेंस है, उन्होंने बाकायदा विरोध किया है भगत सिंह जी के किए हुए काम का। अब हर चीज को नहीं कह सकते आप, हर चीज को ये कह करके कहना कि भी जगन्नाथ कोई वकील हुआ करते, उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल का विरोध किया, तो वो पूरी कांग्रेस पार्टी की सोच होगी। तो मैं ये कहता हूं कि आजाद हिंद फौज का जो समर्थन किया वो कांग्रेस पार्टी की सपोर्ट क्यों नहीं, सोच क्यों नहीं मानते आप उसको? रविंद्र जी, आज के वक्त में आपने कहा कि इसको चुनाव से जोड़कर ना देखा जाए। आज के वक्त में मायने इस बयान के आपकी नजर में क्या है? चलिए आप बताइए सर। ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट, पहली ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट जो है हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र बनाने की पौधा लगाने वाली ऑर्गेनाइजेशनल जो एफर्ट थी वो हिंदू महासभा की थी और दूसरी मुस्लिम लीग की थी, और इन दोनों ने मिलकर के सरकार चलाई। ठीक है, मैंने सवाल वही किया ना सर। आज के हिंदू महासभा मुस्लिम के विरोध। अभी की परिस्थितियों में राहुल गांधी का ये कोट क्या कहता है? और ढोंग कर रहे हैं। अभी की परिस्थितियों में राहुल गांधी का ये कोट क्या कहता है सर? चीजों का डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन सावरकर जी की महानता के ऊपर प्रश्न नहीं उठा रहा है कोई। मैं तो नहीं उठा रहा हूं, नहीं। उनका राहुल गांधी जी का एक्चुअल में सवाल क्या है? राहुल गांधी जी का असल में सवाल क्या है सर? जिस दिन समझ आ जाएगा बता देंगे। आपको जब समझ में आ जाएगा मैं भी बता दूंगा बहन जी, लेकिन चलिए मैं प्रेम कुमार जी का रुख कर रहा हूँ, नहीं करते भाई। भारतीय जनता पार्टी कब गांधी जी की समर्थन करती है? भारतीय जनता पार्टी तो जो है नेहरू की अपनी गोडसे की समर्थक है, ये तो सारा देश जानता है। कहने की बात है ये सारी की सारी। महात्मा गांधी की हत्या पे आरएसएस बैन होती है इस देश के अंदर। चलिए, आरएसएस का जिक्र किया, शैलेंद्र जी हाथ उठा रहे हैं। एक छोटा सा रिएक्शन मैं ले लूं, उसके बाद प्रेम जी आप ही के पास आ रहा हूं। शैलेंद्र जी बहुत जल्दी से रखिए अपनी बात। देखिए ऐसा है ना, मैंने वही कहा, विपक्ष के साथियों में गंभीरता का बहुत अभाव है। ये सिलेक्टिव होकर उन चीजों को चुनने का प्रयास करते हैं जो आप स्वयं ही करें कि हम उनकी वीरता का जो है हम तो सम्मान करते हैं। अरे तो भाई इतने स्टेटमेंट को देने की क्या आवश्यकता है? चुनाव में आप जो है भला कह रहे हैं चुनाव का आधार नहीं है, तो क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? शैलेंद्र जी आपको जिंदा रखना चाहते हैं? शैलेंद्र जी, रविंद्र जी ने वीरता का सम्मान किया, यही बड़ी बात हो गई। राहुल गांधी तो मैं वही कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी को जो उनके आप चाहे आरोप लगाने में गंभीरता का भाव देखेंगे या वायदे करने में गंभीरता का भाव देखेंगे, यही तकलीफ है। और इनको आत्म मंथन करने की आवश्यकता है कि आप एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं, क्या नैरेटिव देना चाहते हैं। ठीक है, एज ए ऑर्गेनाइजेशन मैं तो आई एम फेल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए प्रेम कुमार जी कुछ समझ पा रहे हैं सर ढुल साहब की बातों से? दो नाव की सवारी है क्या?
और अभी मौजूदा दौर में राहुल गांधी का असल सवाल आपको समझ के आता है? जी, मुझे लगता है, मैंने पहले भी कहा कि मीडिया लगातार राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की उपेक्षा कर रहा है। तो इसको देखते हुए अब इस विवाद के बाद राहुल गांधी पर हमारी चर्चा में है, मीडिया की चर्चा में है, तो ये एक जरूरत है गुजरात चुनाव की। दूसरी बात ये है कि अब ये भी मानना पड़ेगा कि गुजरात चुनाव में हिंदुत्व का मुद्दा खुद कांग्रेस लेकर के आ रही है, खुद राहुल गांधी हिंदुत्व का मुद्दा लेकर के आ रहे हैं। ये भी बात समझने की जरूरत है। ये उनकी राजनीतिक आवश्यकता क्यों हो गई, कैसे हो गई, ये आने वाले समय में विमर्श का विषय होगा। मगर जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका केंद्रीय मुद्दा सावरकर बन जाए, सावरकर की राष्ट्रभक्ति बन जाए, इसके बजाय सावरकर की द्विराष्ट्र थ्योरी वाली सोच बने। मैं दोहराता हूं, तो वो एक बात होती है कि नहीं, द्विराष्ट्र थ्योरी नहीं, अब हम लोग एक हैं। तो लेकिन फिर भी उनका राष्ट्रवाद या उनकी देशभक्ति अगर चर्चा में आए, विवाद का विषय बने, तो इससे कांग्रेस को या राहुल गांधी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। इससे उल्टे भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा कि वो अपने हिंदुत्व की सियासत को आगे बढ़ाए। प्रेम कुमार जी, आप कह रहे हैं कि मीडिया कवरेज नहीं मिल रहा है। खबर तो लगातार चल रही है सर, कहां राहुल गांधी जा रहे हैं। अब मीडिया कवरेज नहीं मिल रहा है या फिर जन समर्थन, इसको कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे? देखिए, ये आप एक पक्ष बन करके नहीं बात करें। मीडिया का मतलब सारे चैनल्स होते हैं, पूरा मैं समझ गया सर आपकी बात जी। और हम लोग भी देखते हैं, देख रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा में ऐसा नहीं कि भीड़ नहीं जुट रही है। लगभग हर दिन हम एक बार जाकर के उस वीडियो को देख ही लेते हैं कि भीड़ है कि नहीं है। तो भीड़ जुट रही है, लेकिन हाँ, मीडिया कवरेज जिस तरह से छोटी छोटी बातों को मिलता है वो राहुल गांधी को नहीं मिल रहा है, ये सच्चाई है। लेकिन आज तो मैं खूब मिल रहा है, ये भी सच्चाई है कि भाई सुबह से लेकर के राहुल गांधी छाए हुए हैं सावरकर पर, उन्होंने क्या कहा। जी चलिए, अब रविंदर जी से एक सवाल ले लेते हैं, चूंकि आपने बड़ा गंभीर प्रश्न खड़ा कर दिया। राहुल गांधी की यात्रा को कवरेज नहीं मिल रहा था, अब ये राहुल गांधी को कुछ ऐसा करना था क्या रविंदर जी कि कवरेज मिले और कुछ ना कुछ ऐसा राहुल गांधी बयान दे कि पूरे दिन फिर राहुल गांधी की चर्चा हो? क्या यही एक असल में उद्देश्य था उनका? नहीं, मैं ऐसा कोई उद्देश्य नहीं मानता। वो मीडिया के साथी ज्यादा बेहतर जानते हैं वो क्यों उपेक्षा करते हैं। अच्छा, आप बताइए सर, मीडिया कवरेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मैं यही कह रहा हूँ, ये तो मीडिया के साथ ही बताए, मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा बिल्कुल भी पार्टी के तौर पर, पहली बात जी। दूसरी बात जो है यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण है वो ये है कि उन्होंने ऐसे स्टेट में जाकर के ये बयान दिया जहां पर चुनाव नहीं है, तो इसे चुनाव के परिप्रेक्ष्य में मत देखिए। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूँ। अगली बात जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण है सर, फिर इसका मकसद या उद्देश्य क्या हो सकता है, वही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आवश्यक नहीं है ज्यादा हर चीज का मकसद देखना है यहाँ पर कुछ जो बहुत ज्यादा सर आवश्यक तो है। राहुल गांधी बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के हैं, आप नेशनल पार्टी हैं, कोई शक नहीं है। और राहुल गांधी अगर कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उस पर चर्चा करना आवश्यक तो हो जाता है ना सर? बिल्कुल करिए, चर्चा करिए, एकेडमिक पूरी चर्चा करिए, डिबेट के अंदर दोनों प्रकार के पक्षों को रखिए। एक प्रकार के पक्ष को सुनने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और लेट इट, सिंगल लाइनर प्रश्न है, इस चीज को पूरा देश जाने, इस चीज को जो है देश पहचाने कि भाई कौन व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने की इस जगह पर जो कांग्रेस के द्वारा जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी उसका विरोध किया था। इस चीज का पता होना चाहिए सबको। जब कांग्रेस पावरफुल नहीं थी उस समय पर सावरकर जी ने एक बहुत बड़ा एक कार्य किया जिसके कारण वो जेल में गए, 12 साल के अंदर छूट करके बाहर आए। छूट करके जब बाहर आए तो उसके बाद में जितने भी कार्य हुए हैं वे सभी के सभी जो है आजादी की लड़ाई को कमजोर करने वाले साबित हुए। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिस सच्चाई से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। ठीक है। जब कांग्रेस ने चुनाव लड़ना, सुनिए, जब कांग्रेस ने चुनाव लड़ना बंद किया 1937, जो आपके 1937-38 के आसपास जब आंदोलन हुआ था कि भाई आप जो है चुनाव का बाइकआउट करेंगे, ये वही बात, ये वही हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग है जो दो जगह पर अपनी सरकार बना करके बैठे हुए थे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो है भाजपा के शीर्ष नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। नेहरू जी ने उनको अपनी कैबिनेट में भी स्थान दिया था जबकि वो अपोजिशन के थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय पर बाकायदा वहां पर
बंगाल के अंदर शासन कर रहे थे मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के। जनता को इस चीज का पता होना चाहिए कि भी आप जो आइडियोलॉजी लोगों के सामने दिखाते हैं वो असलियत में होती नहीं इनकी। ये पीठ पीछे कुछ भी कर सकते हैं अपनी सत्ता हासिल करने के लिए, ऊपर से कुछ भी दिखाते रहे अपने आप को। तो आप इन सभी नायकों को अपनी अपनी श्रेणी में रखिए और एक एकेडमिक डिबेट है उन्होंने जनरेट किया है, जनता को उस चीज का पता होना चाहिए। बस संक्षेप में एक उत्तर आपका, उसके बाद चैलेंज जी आपके पास में आ रहा है। ठीक है सर, की पूजा करते हैं भाजपा के। देखिए तैयार है दो सवाल का जवाब। रविंद्र जी से समाधि पर जाकर माथा टेकते हैं। रविंद्र जी मेरी बारी आ गई, उन्होंने मेरे से पूछ लिया। भारत के प्रधानमंत्री जो है महात्मा गांधी जी की समाधि पे माथा टेकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता गौर से ही पूजा करते हैं। ये क्या झूठ है? रविंद्र जी से आपने एक प्रश्न पूछा पराग कि राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को खुद ही नहीं पता होगा, उनको तो डिबेट का जनरेट किया उन्होंने, तो बेचारे रविंद्र जी को कहाँ से पता होगा, लेकिन जनता को पता होना चाहिए। ये बात मैं रविंद्र जी की मानती हूँ, इसलिए आपको बताना चाहूंगी कि 24 दिसंबर 1910 को जब उनको 2 जन्मों का कारावास मिला था, तो आपको मालूम है कांग्रेस का अध्यक्ष उस समय कौन था? ये 1885 से जो कांग्रेस चली आ रही है, 1910 में उनका अध्यक्ष कौन था? विलियम वेडरबम, अंग्रेज सेक्रेटरी उस समय इनके अध्यक्ष थे, इनकी पार्टी के अध्यक्ष थे। ये बताता है कि जो ऑलरेडी अंग्रेजों के कदमों के नीचे बैठे हुए हैं, वहां पर माफी की कहां से बात आ जाएगी, विरोध की बात कहां से आ जाएगी? उस समय तो ये कदमों के नीचे बैठे हुए थे, हुक्म बदार थे, झंडा बदार थे, ये कहां से माफी मांग लेंगे? ये जनता को पता होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर ये कहते हैं कि वीर सावरकर ने क्यों पत्र लिखा, ये क्यों लिखा, वो क्यों लिखा, तो मुझे इतना बता दीजिए, जब अंतरिम सरकार बनी थी 1946 में, 2 सितंबर 1946 में, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने यूनियन जैक के नीचे खड़े होकर जो शपथ ली थी लॉर्ड माउंटबेटन से, वो कौन सी शपथ थी? वो क्वीन की तरफ वफादारी की शपथ थी। 2 बार सरकार बनी, 1937, 1947, माफ कीजिए 46 में प्रोविजनल असेंबलीज बनी, तब भी किसकी वफादारी की शपथ ली? क्वीन की वफादारी की शपथ ली। लेकिन हम उस समय आजाद नहीं थे, हम ये प्रश्न नहीं उठाते हैं, लेकिन ये प्रश्न जरूर उठाएंगे क्योंकि इनको कहीं ना कहीं चर्चा में बना रहना। एक चीज और बताना चाहूंगी पराग, कि माफी वीर कौन है? माफी वीर वो हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांगते हैं कि चौकीदार चौर जो है वो मैंने गलत कह दिया था। राफेल पे जाकर माफी मांगते हैं, असली माफी वीर वो हैं। ये भी देश की जनता को पता होना चाहिए। चर्चा में बने रहने के लिए मतलब इतना दुर्भाग्यपूर्ण हमारे देश के लिए कि हमारे जो क्रांतिकारी वीर है, जो हमारे देशभक्त है, उनपे प्रश्न चिन्ह लगने लग जाएगा। आपको लगता है कि अचानक से आपको चर्चा में आना चाहिए? आप पीसी में आते हैं, 2-4 लेटर यहाँ पे लहराते हैं, चलिए जी हो गया काम, अब चर्चा में बने रहेंगे। लेकिन देश की जनता सब जानती है, उनको मालूम है कौन कैसा है, उनको सब समझ आता है, सबके पास गूगल है। आप गूगल कर लीजिए 1910 में कौन थे, आपके पास मोबाइल है, चेक कर लीजिए कौन थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट, आपको पता चल जाएगा कितने समय तक अंग्रेज रहे, बनाने वाले अंग्रेज थे कांग्रेस। ठीक है, तो आपको पता ही चल जाएगा। तो उस समय जो चरणों के नीचे बैठे हुए हैं, आज वो बताते हैं कि माफी कौन मांग रहा है। ठीक है, चल शैलेंद्र जी, अभी ढोल साहब ने 2 बातें कही। उन्होंने कहा कि हम सावरकर की वीरता का सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि देश की जनता को यह पता होना चाहिए कि किसने देश की आजादी के लिए योगदान दिया और कौन खिलाफ रहा। समझ क्या पा रहे हैं? मैं इस प्रश्न की तारीफ करता हूं। अब मैं इसका विश्लेषण करता हूं किस तरह से। मैंने इंदिरा गांधी जी के 3 मूव बताए थे आपको जी, और कांग्रेस पार्टी जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए उसमें इंदिरा गांधी जी की परफॉर्मेंस को जो है प्रसारित करती है कि उन्होंने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे जिस तरह हमारा जो पड़ोसी देश जो मुल्क है पाकिस्तान, उसके 2 टुकड़े करवा दिए थे। बिल्कुल बात सही है, उनके रिजिम में हुए थे। तो उन्हीं इंदिरा गांधी जी के द्वारा सरकार के तौर पे तो जो है उनके नाम पे डाक टिकट जारी होता है। तो इसका मतलब क्या है कि सरकार के तौर पे इस बात का इंडोर्समेंट होता है कि उनके जीवन के जो भी करते थे वो सराहनीय थे। नंबर 1, व्यक्तिगत तौर पे उनके पर्सनल अकाउंट से 11,000 रुपए दिए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वैचारिक तौर पर भी वो उस बात का समर्थन करती है। तो वीर सावरकर जी वैचारिक तौर पर भी स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थक थे, तो इसलिए उन्होंने कोई बाध्यता नहीं थी ना, इंदिरा गांधी जी के ऊपर कोई बाध्यता नहीं थी ना। तो मैं ये 2 प्रश्न छोड़ के जाता हूं आपके माध्यम से कि राहुल गांधी जी इन प्रश्नों का जो उत्तर दें पूरे भारतवर्ष के सभी नागरिकों को कि एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं। अब और मैं इससे आगे आता हूं। हमारे मित्र ये कहने का प्रयास कर रहे थे, देखिए मैंने कहा ना कि वैचारिक तौर पर मैं ये कह सकता हूं मैं सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त हूं, रविंदर जी ये कह सकते हैं कि मैं सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त हूं। क्रियान्वयन के आधार पर तय होगा ना कि कौन बड़ा राष्ट्रभक्त है।
ठीक है। कांग्रेस पार्टी के रिजिम में हमारे पड़ोसी देश को जो है चाइना को, इनके रक्षा मंत्री ने जो पार्लियामेंट के अंदर जो इस बात को इंडोर्स किया हुआ है कि लगभग जो है 43,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाइना को आपने जो है युद्ध के दौरान दो दिया है। एक बात बताइए, आप युद्ध कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, अंतोगत्ता की यदि परिणाम स्वरूप अगर आप जो हार जाते हैं भूमि को, तो आप ठीक है, क्या देने का? ठीक है, चलिए बहुत संक्षेप में, चूंकि अब समय कम है, एक रिएक्शन में रविंद्र जी से ले लूं, उसके बाद प्रेम जी आपके पास में आ रहा हूं। रविंद्र जी, बहुत संक्षेप में उत्तर चाहूंगा सर। वैचारिक सम्मान आप भी कर रहे हैं, इंदिरा गांधी ने भी किया, राहुल गांधी भी करेंगे क्या? सुनिए, वैचारिक तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे सम्मानित वाजपेयी जी ने नेहरू जी का भी समर्थन किया, लगातार इंदिरा जी का भी समर्थन किया, और वैचारिक तौर पे पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी केवल एक ही चीज के पीछे पड़ी हुई है कि भी नेहरू जी को नीचे गिराया जाए ताकि मोदी जी को ऊपर उठाया जाए। अब इन्होंने युद्ध के समय की बात कर दी, 43,000 स्क्वायर मीटर। अरे आप ये बताइए, बिना युद्ध के आप अभी चीन को भूमि देकर के हटे हैं, मोदी जी मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, मैं इस बात का ऐसी बात करें भाई, फौजी वहां पर शहीद हो रहे हैं, आप मान नहीं रहे चीन को आपने जमीन अभी सौंपी है लद्दाख के अंदर। चलिए अब डिबेट को सर भटकाना नहीं है, सर बहस को भटकाना नहीं है, प्लीज प्लीज प्लीज। अब समय नहीं है मेरे पास ज्यादा, देखिए आप डेटाबेस रखिए, समय बहुत कम बचा सर। वैचारिक विरोध लोकतंत्र की खूबसूरती होता है, उसे मन में मैल मत रखिए। आपको मोदी जी से क्यों नफरत है, आपको भारतीय जनता पार्टी से? अरे आप बताइए ना, आपको नेहरू जी से क्या समस्या है? छोड़िए, आप ये बताइए ना, आपको नेहरू जी इंदिरा जी से क्या समस्या है? यही प्रॉब्लम है, पूरे विश्व में डंका बजता है। मैं बता देता हूँ, नेहरू जी के रिजिम में एक बड़ी भूमिका, हमें मोदी जी से कोई समस्या नहीं है। चलिए ठीक है, ठीक है, बस संक्षेप में एक प्रेम कुमार जी का उत्तर अब आखिर में सर, प्लीज आप सभी लोग सुन लें, अब प्लीज सुन लीजिए सर, प्रेम कुमार जी को भी सुन लीजिए। आखिर में बहुत संक्षेप में उत्तर चाहूंगा सर, सावरकर को अब लाकर किसका फायदा, किसका नुकसान? देखिए पराग जी, ये इस पर तो हम लोग बात कर रहे हैं। मैं आपसे इजाजत लेके ये बोलना चाहूंगा कि इस पैनल में भी अगर मान लीजिए कि कोई राहुल गांधी के स्टेटमेंट से ये बात निकल रही कि वो खारिज कर रहे हैं सावरकर को, तो इस पैनल में भी आवाज आ रही कि जैसे आजादी से पहले कांग्रेस जो थी उसी को खारिज किया जा रहा है कि भाई कांग्रेस के अध्यक्ष ये थे, अंग्रेज थे। भाई इस देश में पत्रकारिता भी अंग्रेजों ने ही सिखाई, पहला अखबार अंग्रेजी लेकर आए, राजनीतिक पार्टी अंग्रेजी लेकर आए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये थोड़े है कि हम पूरी आजादी की जो हमारी विरासत है उसको खारिज कर दे, तो कम से कम हम खारिज करने वाली बात से बचे और आज की जो सियासत है उस पर। ठीक है, बहुत संक्षेप में मंत्रा जी कुछ कहना चाहिए बहुत जल्दी से। ठीक है, मैंने खारिज नहीं किया था, मैंने सिर्फ लास्ट में अगर आपने मेरी स्टेटमेंट सुनी हो कि हम इस पे क्वेश्चन मार्क नहीं उठाते, क्योंकि आपने इस तरह की बात कही है तो मैं ये बात सामने रख रही हूँ। हम उस समय पराधीन थे, मैंने ये भी बोला, वो चीजें हमारे हाथ में नहीं थी। हम भी उस समय क्वीन की वफादारी की कसमें खाया। चलिए आज वक्त इतनी इजाजत दे रहा हमें, आज वक्त हमें इतनी इजाजत दे रहा है बड़ी बहस के लिए। ये जो ठीक है परिप्रेक्ष्य में कहना गलत है कि इस समय। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप चारों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो राजनीतिक गलियारे इस वक्त चीख कर बोल रहे हैं, चुनाव आया, सावरकर का फिर नाम आया। नमस्कार।